तो बच्चों आज हमारे साथ में सचिन है। सचिन जो है BIT 2 से पास आउट है, 2020 के पास आउट है। ये फाइनल ईयर में रहते हुए इनकी 400 समथिंग रैंक आई थी गेट के अंदर में। फिर इन्होंने IIIT हैदराबाद का एग्जाम दिया, उसमें भी इनको सक्सेस मिले और वहाँ से उन्होंने एमटेक कंप्लीट कर लिया है अभी 22 के अंदर में, और अभी इस समय जॉब कर रहा है मैथ्स वर्क के अंदर में। तो आज अपना टारगेट ये था कि अ, जो बच्चे लोग गेट का एग्जाम दिए किसी कहाँ से लो फील कर रहे हैं, तो वो IIIT हैदराबाद में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टारगेट करना चाहिए, क्या इसमें हमारा जो पैटर्न रहेगा कि सिलेबस क्या है, पहला पॉइंट ये। दूसरा रहेगा पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, एग्जाम देते समय माइंड के सेट क्या होना चाहिए हमारा वहाँ पर, ठीक है, क्या इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, वहाँ का फीस क्या है, वहाँ का प्लेसमेंट क्या है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सचिन आप एक ब्रीफ थोड़ा सा दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपने हिसाब से आप दीजिएगा। तो सारे बच्चे पहले तो ये सुनना चाहते हैं, चूंकि IIIT हैदराबाद का जैसे सिलेबस बिल्कुल क्लियर मेंशन नहीं है, नहीं मिलता है, और प्रीवियस के क्वेश्चंस भी ये लोग आउट नहीं करते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा फुल प्लेस गाइडेंस दीजिए कि कैसे हमको सिलेबस पैटर्न, आपने अपना एक प्रिपरेशन बनाया होगा आज बताने के लिए, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करिए। Sure, sir. Hi everyone and good evening. So, सर और मैं बात कर रहे थे इस बारे में, काफी बच्चों को डाउट्स भी आ रहे थे कि प्रिपेयर कैसे करना है, साइट में बहुत इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर अवेलेबल नहीं है जैसा सर बताए। तो हम जब दे रहे थे उस टाइम हमें भी ये सब इश्यूज आए थे, बट आप ये चीज के लिए अश्योर रह सकते हैं कि IIIT का जो पेपर होता है वो इट्स लाइक अगर आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है तो आपका लाइक 99% प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है, तो आपको कहीं और से बहुत ज्यादा रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाके देखें सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस में हम लोग के पास में दो पेपर्स होते हैं। पैटर्न जो है उसका, एक है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है और दूसरा पेपर जो है वो अपना कंप्यूटर साइंस का होगा। तो और ड्यूरेशन जो है दोनों की 90 मिनट्स की होती है। ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड है, जैसा आपने गेट के एग्जाम में दिया था बिल्कुल वैसा ही। वन थिंग टू बी नोटेड इज कि जो इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हर साल जो है वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन थे उसमें लाइक नॉर्मल MCQs के क्वेश्चंस थे, 90 मिनट्स का टाइम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट हमारे जो नेक्स्ट ईयर का पेपर था उसमें सेम 90 मिनट्स ड्यूरेशन MCQs क्वेश्चन, बट कंप्यूटर साइंस के पेपर में उन्होंने कोडिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया था। अगर फिर अब उसके बाद 2022 एग्जाम को देखेंगे तो फिर उन्होंने उस कोडिंग क्वेश्चंस को हटा दिया था, बाकी सारा चीज वही MCQs और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन का पेपर था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आगे पीछे चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन लाइक डिफिकल्टी एंड लाइक वो जो भी अपने कंडीशंस में पेपर सेट करते होंगे उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आगे पीछे चेंज करते रहते हैं। बट हाँ, ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का ही रहेगा। तो अब हम लोग एक पर्टिकुलर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहता है। जनरल एप्टीट्यूड में हम लोग 3 सेक्शन सचिन में सचिन सचिन एक ओके बात पूछना चाहूंगा। ओके इसमें जैसे दो पेपर होता है, पहला राउंड एप्टीट्यूड होता है, दूसरा राउंड टेक्निकल होता है, राइट राइट। ठीक है। तो एप्टीट्यूड कितने मिनट का होता है और टेक्निकल कितने मिनट का होता है, और इनमें कितने कितने मतलब जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या से फिक्स है या रैंडम रहते हैं कि हर साल चेंज होता रहता है ये? ओके सर, एप्टीट्यूड और जो अपना CSE का पेपर है वो दोनों 90 मिनट्स के होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अराउंड 40 to 50 के बीच में रहते हैं। वो आगे पीछे थोड़े हो सकते हैं बेस्ड ऑन वही डिफिकल्टी लेवल, बट अराउंड उतने रहेंगे। ओके। तो जैसे अपटी के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा मेहनत करना है गेट के अलावा, और क्या आपने आपने अपने टाइम में क्या मेहनत की थी? ओके। सो एप्टी के लिए बेसिकली हमको पता होता है कि टॉपिक्स क्या हैं। जिन जिन लोगों ने भी गेट की प्रिपरेशन करी है, तो आई थिंक गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो इनफ है। उसके अलावा आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एप्टी के क्वेश्चंस होते हैं उनका कुछ फिक्स पैटर्न रहता है। कोई भी टॉपिक को उठाइए तो उसमें आपको कुछ फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही मिलेंगे, अगर आप बेसिक लेवल पे देख रहे होंगे तो उन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना,
तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप पहले अपनी एक्यूरेसी सुधारें, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हो और आपको सारी टेक्निक्स पता हो। उसके बाद में जब आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी, तो आपको फिर अपनी स्पीड पे काम करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने क्या किया था कि हर टॉपिक से कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर तरह के पैटर्न कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसमें हम देखें तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे, जिसमें अलग अलग चीजें पूछ रही होंगी। अगर हम उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें जो पैटर्न है उसको सॉल्व करने का वो हमको एक तरह से याद हो जाएगा। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम सीधे पैटर्न की तरफ भागेंगे और उसको सॉल्व करके एक एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं। तो क्या डिफिकल्टी लेवल कैसी रहती है? एप्टीट्यूड का डिफिकल्टी लेवल क्या बहुत ही हाई रहता है कि नहीं, रहता एप्टीट्यूड है? सिंपल रहता है सर। बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, जैसा गेट में आता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हाँ, और इसमें वर्बल एप्टीट्यूड नहीं आते, जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आएंगे इसमें। जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि एप्टीट्यूड जैसे उसको सेल्फ स्टडी करना है, तो कौन सी बुक्स को फॉलो करे? indiabix.com एक वेबसाइट है जो मैंने प्रिफर करी थी। बुक्स तो आप बहुत सारी है मार्केट में, बट मैं बुक्स के लिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मतलब काफी कंटेंट अवेलेबल रहता है। और मैं जैसे बोला कि गेट के प्रीवियस ईयर ही लगाएंगे तो एफटी काफी कुछ कवर हो जाएगा आपका। अगर उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कहीं से प्रैक्टिस करना है, तो indiabix.com एक वेबसाइट है, वहां से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने उस टाइम पे वही फॉलो किया था सर। indiabix.com भी अच्छा है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज भी रहता है, राइट, अच्छा है। उसमें सॉल्यूशंस भी रहते हैं। तो राइट। ये हो गया अपना एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में और कुछ बताना चाहते हैं? एप्टीट्यूड पास करना जरूरी है ना सेकंड यस, में जाने के? यस, यस, एप्टीट्यूड का पेपर पास करना जरूरी है। एंड कितना मार्क्स आना चाहिए एप्टीट्यूड के अंदर में? सर मार्क्स का आइडिया तो नहीं मिल पाता, लाइक कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? हाँ, एक चीज ये बतानी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अटेम्प्ट पूरा करना है, एक भी ओके ओके। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो हमें ट्राई करना है कि एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रहे, बट वहां पे जो पेपर के टाइम पे होगा स्पीड मात खाती है, तो हमें स्पीड को भी अपना बढ़ाना है। तो अब हमारा मेन फोकस मतलब एक्यूरेसी तो रहेगा, बट स्पीड पे ज्यादा रहना चाहिए ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्योंकि 90 मिनट्स में अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग मिनट्स में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी होगी। तो तो 90 मिनट के बाद ऑटोमेटिक दूसरा पेपर चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है? यस, यस, 90 मिनट्स के बाद अपना सीएससी का पेपर फिर चालू हो जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ बताइए, कैसे क्या सिलेबस रहता है और क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ओके सर। सर एप्टीट्यूड के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, एक समराइज काइंड ऑफ थिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बेसिक एप्टीट्यूड हो गया, और नंबर सिस्टम्स और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये एप्टीट्यूड में मेजर मेजर पोर्शन ये रह गया। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको एक लेंथी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल ए टू एच एक फैमिली है, उनका बीच में रिलेशंस, जो ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन हो गए, एंड उसमें 4-5 क्वेश्चंस उसके बेस पे होंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा आए थे, जिसमें हमें स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी पूछे थे। तो और ये पैटर्न चेंज होगा तो जरूरी नहीं है कि यही इस बार भी आए, बट ये सब पोर्शंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। एंड देन एनालॉजीज हो गया, वर्बल एबिलिटी तो नहीं आएगा। फिर मैथमेटिक्स से अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लीनियर और सर्कुलर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी हो गए। एंड प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनीवेयर, ये कॉमन रहता ही रहता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप एप्टीट्यूड में इतने क्वेश्चंस कवर कर लें, हर टॉपिक से मिनिमम 10-10 या 15-15 भी क्वेश्चंस कवर कर ले रहे हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में, एप्टीट्यूड के पेपर में। और अच्छा, इसमें आपने जैसे टेक्निकल के बारे में? यस सर। टेक्निकल के बारे में वही मैंने जैसे बताया 40 to 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 2021 में उन्होंने 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दे दिए थे। तो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस क्या थे? एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमारे पास में एक इनपुट होगा n, और हमको फिर 1 से n तक में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें बताने होंगे, उसका काउंट बेसिकली बताना होगा। तो जो अगर इस साल भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस अगर वो लोग डालते हैं तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में जितने मैथमेटिकल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कैलकुलेट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट,
या फिर काउंट प्राइम नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, इस टाइप के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो कोडिंग क्वेश्चंस भी हमसे आसानी से बन जाएंगे। और नॉर्मल कोडिंग रहती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो डीएसए से भी नहीं पूछे थे, लाइक स्टैक, क्यू, लिंक्ड, ये सब कुछ नहीं था। बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। एंड या फिर उसके बाद में टेक्निकल पार्ट में आए तो जैसे कि काफी लोगों को पता होगा कि टीओसी और सीडी से नहीं पूछा जाता है। और उनके साइट में भी अगर आप देखेंगे तो टीओसी और सीडी का कहीं मेंशन नहीं है वहां पे। और हमारे टाइम पे भी जब हमने दिया था तो टीओसी और सीडी से क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल डिजिटल लॉजिक हो गया, तो डिजिटल लॉजिक से सिक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, के मैप्स हो गए, काउंटर्स, रजिस्टर्स, एंड बेसिक क्वेश्चंस जो हो गए के मैप से रिलेटेड, वो आ सकते हैं। एंड गेट्स जो होते हैं अपने एंड गेट्स और गेट्स, नंबर मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड, तो उन सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिजिटल लॉजिक में ये सब चीजों का आप ध्यान दे सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स या ओके डीएसएन एल्गो की बात करें तो ट्रीज हो गया, एंड क्यू, लिंक लिस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो गेट में भी पूछे जाते हैं, और गेट में आपको किसी न किसी पर्टिकुलर ईयर में इन सब के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो डेफिनेटली बेसिक लेवल का ही होता है, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछेंगे। बट हाँ, हर टॉपिक का अगर आपको बेसिक मालूम है तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। एंड जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैं गेट के नोट्स ही पढ़ के गया था जो सिद्धार्थ सर से पढ़ के मैंने बनाए थे। तो गेट के नोट्स में सर ने जितना भी चीजें पढ़ाया था वो मोर देन सफिशिएंट है ट्रिपल आई के एग्जाम्स के लिए। क्योंकि उसमें हर चीज कवर है एक तो, और सर क्लास में नोट्स में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप केवल वो भी करके जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी एग्जाम के टाइम पे। तो गेट और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कितना डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल को लेकर देखा जाए तो? डिफिकल्टी लेवल के मामले में ट्रिपल आई का एग्जाम इजियर ही है सर। जैसा कि मैं बोला कि बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। आई थिंक सर आप अभी भी वो बुकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? हाँ, हाँ हाँ, तो अगर जैसे आई गेट का जो बुकलेट है उसमें सर ने बहुत गिन चुन के लाइक बेसिक क्वेश्चंस को ही रखा है, उसमें टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए उन बेसिक क्वेश्चंस को। तो मैं वो प्रिफर करूंगा। लाइक जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, एक बार अगर आप वो बुकलेट को लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उस टाइम एग्जाम में आपसे ना बने। तो कंटिन्यू करते हैं। डीएलडी में जैसे मैंने बताया, देन फिर ओएस में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, क्रिटिकल सेक्शन हो गया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया। ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड देन सीओए में आपका कैश मैपिंग, पाइपलाइनिंग, इनपुट आउटपुट्स, एड्रेसिंग मोड्स, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिक बेसिक, उन सब के बेसिक क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मुझे याद है उससे भी क्वेश्चंस आए थे। लाइक हमें नंबर ऑफ पेजेस बताने थे। एंड हाँ, वो अपने जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट हाँ, मुद्दा वही है कि बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे क्वेश्चंस। देन आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे गेट एप्टीट्यूड में, और इसमें सारे अटेम्प्ट करके आए थे चूंकि मैं नेगेटिव? सर ये सब मैं सारे अटेम्प्ट करके आया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाह रहा था। हाँ, मैं अपना टाइम वाइज बता सकता हूँ कि लास्ट के 5 मिनट पहले लाइक मैंने कुछ मेरे कुछ एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस रह गए थे, तो उनको मैंने फिर तुक्का, लाइक जो फटाफट बन पा रहे थे वो मैंने लगा दिए थे, बाकी तुक्के मार दिए थे। एंड सीएस वाला पेपर जो था वो मेरे को थोड़ा इजी लगा था रिलेटिवली, तो वो टाइम से हो गया था मेरा। तो किससे मार्क्स पता चलता है कि कितना मार्क्स मिला है आपको? नो सर, कोई आइडिया नहीं लगता कि मार्क्स क्या है, कितना आया, और सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कट ऑफ कितना था, ये कुछ पता नहीं चला था। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। तो आप बता रहे थे आपसे और भी सब्जेक्ट के बारे में, वो कंप्लीट कर लेते हैं फिर। यस यस। तो बच्चों में आपका क्वेश्चंस लेंगे, अभी लास्ट में लेंगे। तो हाँ, एक बार हम डिलीवर कर देते हैं। एक बार आपका डिलीवर हम लोग कर देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका पूरा क्वेश्चन लेते हैं कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल। सीओए तक मैंने बता दिया था। फिर सीएन में जो है नेटवर्क लेयर, आईपी एड्रेसिंग हो गया,
जितने भी लेयर वाइज हैं अपने, लाइक डीएलएल से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक, एक बार सबके थॉरली बेसिक क्वेश्चंस लगा लीजिए। आईपी एड्रेसिंग को बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। सब नेटिंग हो गया, मास्किंग हो गया, उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहेंगे। एंड देन फिर उसके बाद में डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में अपने फेमस टॉपिक जो है नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल ऑपरेशंस एंड देन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये सबसे क्वेश्चंस आएंगे। सो ओवरव्यू लाइक सबके बेसिक आपको पढ़ने हैं। अगर आपने नोट्स बनाया अच्छे से, तो आप नोट्स को थॉरली रिवाइज करके जाइए, इट विल बी लाइक इनफ फॉर यू। तो सचिन, यस सर। जैसे आप लोग जब गए थे तो क्या उस टाइम में इंटरव्यू हुआ था रिजल्ट आने के बाद? राइट, तो इंटरव्यू हमारे टाइम से बंद हो गया एक्चुअली। हाँ। हमारे एक सीनियर बैच जो थे, लास्ट उनका इंटरव्यू हुआ था, बट सिंस कोविड आया, एग्जाम डिले हुए, सो इन्होंने प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जाम के बेसिस पे ही जो मेरिट लिस्ट बनी, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन हुआ है। एंड जैसे कि कुछ लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे दो कोर्सेज होते हैं एमटेक में। एक मास्टर इन लाइक, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड अनदर इज सीएसआईएस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं कि आपको वो हर सेमेस्टर रहेंगे। तो उसके अलावा जो है बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट जो है वो सीएसई वालों के साथ में भी ले सकते हैं। तो अगर आपका सीएसआईएस में भी होता है तो इट्स नॉट अ डिमेरिट कि सीएसई में ही जाना था, ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड प्लेसमेंट सेम है? प्लेसमेंट सबके लिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम रहेगी। एंड इनफैक्ट मैं ये भी बता देता हूँ कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है, प्रिपरेशन अपनी खुद की होती है प्लेसमेंट के लिए। कॉलेज में आपको जाके, किसी भी कॉलेज में जाके, आईआईटीज में भी जाके आपको प्लेसमेंट के बारे में प्रिपरेशन नहीं करवाए जाएंगे। वहां पे आपकी ओवरऑल स्किल्स डेवलपमेंट होगी, एंड आपके कोर सब्जेक्ट्स के डेवलपमेंट होंगे। प्लेसमेंट की तैयारी आपको खुद ही करनी होगी। वो ग्रुप वगैरह बना के अपना एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर रहता है तो फिर वो प्रिपरेशन भी हो जाती है, उसके लिए इनफ टाइम मिल जाता है। ओके। तो सचिन, ये मैं पूछना चाहूंगा, ड्यूरेशन भी आपने डिस्कस कर दिया, पैटर्न डिस्कस कर दिया, सिलेबस डिस्कस कर दिया, डिफिकल्टी लेवल आपने डिस्कस कर दिया, प्लेसमेंट भी अभी आपने बता दिया। वैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट तो बहुत ही शानदार है, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं सबका तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा लगा है। राइट। एवरेज पैकेज क्या होगा वहाँ पे? सर हमारे टाइम का मैं बता सकता हूँ। एवरेज सीटीसी जो था वो 28.5 लैक्स था, और एवरेज पेस जो था वो अराउंड 17 लाख पर एनम था। अच्छा, कोई बच्चा मान लो गेट में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, मान लो उसको 30 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, तो अभी जो इसके पास 2 या 3 महीने हैं, क्या वो सफिशियंट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद को निकालने के लिए? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए। लाइक जैसा मैं बोला कि अगर आप केवल नोट्स भी रिवाइज करते हैं तो बहुत इजीली पॉसिबल है गेट ट्रिपल आई का एग्जाम निकालना। तो नोट्स रिवाइज करने में अगर हम एक एक सब्जेक्ट को भी टाइम देंगे तो 15 या 10 से 15 दिन इनफ होता है। बस हमको नोट्स ही अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व, आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स पे फोकस करो। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो गेट में नहीं है लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पूछा जाता है? नो सर, नो, ऐसा नहीं है। तो না না ওইটা ठीक है। तो सचिन, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, कि क्या वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है वहाँ पे? यस सर, सो जो पैटर्न है वो गेट का जैसे एग्जाम दिया होगा आपने, वैसा ही इसका भी वही एग्जाम का पैटर्न है। आप जैसे जो भी आपके सेंटर्स में जाएंगे तो जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल वही रहेगा, और जो अपना कंप्यूटर का इन्वायरमेंट है वो भी एकदम सेम ही रहने वाला है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर भी मिलेगा आपको, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत हैवी कैलकुलेशंस नहीं यूजुअली होते हैं उसके क्वेश्चंस में। तो और टाइम का वो लोग इस चीज को ध्यान रखते हैं कि पर क्वेश्चन जो टाइम गिवन है वो बहुत सफिशिएंट नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज भी करें। तो आई थिंक बाय माइंड और बाय अपने हाथ से लिख के ही आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। एक क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा यदि मान लो इसका कोई मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहता है तो कहाँ से दे, ओके, सो कि गेट ही आई सॉल्व थिंक करूँ? मॉक टेस्ट एक पेपर अवेलेबल है, लाइक मेरे फ्रेंड ने बताया था, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बट लाइक इसके लिए अलग से कोई मॉक पेपर और नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसके एग्जाम्स के पेपर होते हैं वो आउट नहीं होते हैं।
तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो वो लोगों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उनको जो एग्जाम में देने के बाद में ध्यान थे वो उनको बस नोट डाउन करके वहां पे शो कर देते हैं। एक का क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर होते होंगे इसमें? इसका आइडिया नहीं है मुझे सर। इन सब फिगर्स का आइडिया नहीं है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू का तो आपने बता ही दिया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हर साल चेंज होता रहता है। राइट। लगता है ऐसे नहीं कि इंटरव्यू हो, और हो भी सकता है, ये जब फॉर्म निकलेगा तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। एंड हाँ, ये है कि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो है अराउंड 120 रहती हैं। 120 दोनों हाँ, को, दोनों ब्रांच मिला के? दोनों ब्रांच मिला के वो भी कम ज्यादा हो सकती है, बट अराउंड उतनी तो रहेगी, ऐसा है। ओके ओके। हाँ। तो एक क्वेश्चन इसमें कि टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क इम्पोर्टेंट है क्या ये एप्टीट्यूड में? जी बिल्कुल। इनफैक्ट हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसा मैं बताया कि आपको बहुत ज्यादा किसी भी टॉपिक को डेप्थ में जाके नहीं देखना है, आपको बस उससे बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, वो आइडेंटिफाई करने हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको टेक्निक याद रहे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है एप्टीट्यूड में, आपको टेक्निक याद रहनी चाहिए ताकि आप स्पीड उसको सॉल्व कर सकें। अगर आप टेक्निक भूल जाएंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा स्किप करके आप बाकी क्वेश्चंस को पहले ध्यान दें। तो इम्पोर्टेंट टेक्निक ही है। प्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट दे सकता है क्या इस एग्जाम को? सर, प्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो 6 सेमेस्टर में, वो दे सकता है क्या? आई डोंट थिंक सर 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट अपियर कर सकता है। अगर अलाउ कर भी देंगे तो डेफिनेटली एडमिशन तो नहीं मिलेगा वहां पे। बोला वो चाहे तो बोला फर्जी दे सकता है। हाँ जी। एक का है क्वेश्चन है, सर आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एप्टीट्यूड के और टेक्निकल के? तो आपने बता ही दिया कि सारे। बता दिया है, यस सर। Between GATE and Triple IIT Hyderabad exam, there is difference of 2 and 3 month difference of 2 and 3 months in between. Where have practice question? कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 से 3 महीने में? जैसा मैं बताया कि गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप उन्हीं को रिपीट लगा सकते हैं। और दूसरा एप्टीट्यूड के लिए इंडिया बिक्स वाली साइट है, और गेट के ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, आप उसको भी दोबारा लगा सकते हो। प्रेफर करूंगा कि आप वही करिए, सेलेक्ट करिए कुछ मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस और उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। दैट विल बी इनफ। एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट को ज्यादा होता है, सर यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं मतलब ऑनेस्टली ये कहूँगा कि पहले एग्जाम क्लियर करो, एंड उसके बाद में क्या है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लोन का ऑप्शन, एजुकेशन लोन का ऑप्शन होता है। अगर ऐसा है कि हम एजुकेशन लोन भी ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कॉलेज की तरफ से फी वेवर की एक स्कीम होती है जिसमें जो एलुमनाइज हैं वो फंड करते हैं तुम्हारी फीस को। बदले में क्या होगा कि इन फ्यूचर आपको वापस उस पैसे को रिटर्न करना होता है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इसमें आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा होता है, एंड लाइक आपकी हेल्प भी हो जाती है। बट हाँ, ये जो फी वेवर है जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, उसके लिए आपके पास एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों आप मतलब इसको ऑप्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को ही मिलता है, लाइक लिमिटेड लोगों को मिलता है, ये हर किसी को मिलता नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन फिर हमारे पास में लोन का ही रहता है। तो जो लोग नीडी रहते हैं, स्पेशली नीडी रहते हैं, उनको मिल जाता होगा। उनको मिल जाता है, जो सॉलिड रीजन रहेगा तो बिल्कुल मिलेगा। और नहीं तो लोन मिलना बहुत इजी है, एंड क्योंकि प्लेसमेंट्स हो ही जाते हैं तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं रह जाता फिर लोन का अमाउंट जो है वो आप प्लेसमेंट के बाद। एंड इनफैक्ट मेरे को भी बहुत बाद में पता चला कि जब आपकी जॉब लग जाती है तो जो लोन का इंटरेस्ट है वो आप, क्योंकि आपकी पैकेज इतनी अच्छी रहेगी कि आप 30% स्लैब में आओगे, तो आप काफी सारा पैसा टैक्स में दे रहे होगे। तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो आपके टैक्स अमाउंट से माफ हो जाता है, तो इनफैक्ट आप बस प्रिंसिपल अमाउंट ही पे कर रहे होते हो। तो ये सब बेनिफिट जो है आपको आगे जाके मिलेंगे, तो लोन लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाता होगा 2 साल का? जैसे अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो ये फायदा है कि हमको स्टाइपेंड मिलता था, तो हमारे जो पर्सनल खर्चे होते थे वो स्टाइपेंड के थ्रू ही निकल जाएगा। एंड 12,400। 12,400 वो इनफ रहता है। उसमें आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। एंड उसके अलावा ट्यूशन फीस जो हमारे टाइम पे लगी थी वो 1.5 लाख थी पर सेमेस्टर। तो मोटा मोटी अमाउंट लगाया है तो 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। ओके ओके। एक का क्वेश्चन है, सर आपका 400 अप्रोक्सीमेट रैंक था तो आपने एनआईटी और आईआईटी प्रेफर नहीं किया? हाँ, एक्चुअली कोविड के टाइम पे सीन काफी डिफरेंट था। कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो उस टाइम पे आईआईटीज मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था।
एंड मिला था मुझे आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन मिला था. इफ एवरीवन नोज अबाउट आरए ब्रांच, मैंने आपको बताया सर, रिसर्च में हुआ था, रिसर्च असिस्टेंट में हुआ था. बट फिर उसी टाइम ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया था. एंड मुझे मैंने स्पेसिफिकली चूज किया बिटवीन द टू. लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में क्या है कि कोडिंग कल्चर बहुत ही बढ़िया है. एंड वहाँ पे मेन जो है आपके असाइनमेंट्स और कोर्सेज जो हैं वो काफी अप टू डेट हैं. तो ये मुझे पता चला था मेरे सीनियर से बात करके. एंड इसलिए मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद को प्रेफर किया रेदर देन एनआईटीज. और उस टाइम एनआईटीज की काउंसलिंग भी काफी लेट से चालू हुई थी. तो मतलब उससे पहले मेरा एडमिशन वगैरह सब हो गया था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने एनआईटीज इस प्रेफर भी नहीं बार भी किया. मैं सचिन में बताऊं अपने बात, अद्वैत करके, अद्वैत श्रीवास्तव जो यस. टिप्पणी हैदराबाद में पढ़ रहा है, उसकी भी रैंक 400 थी. उसको अभी अपॉर्चुनिटी मिली थी आईआईटी गुवाहाटी से, लेकिन यस. आईआईटी गुवाहाटी चूज करने के बजाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद. हैदराबाद चूज किया. ये बच्चों पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है. जरूरी नहीं कि आप एनआईटी ही जाओ. तो जी, मेरा इसमें एक सजेशन है कि अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप फिर इन डेप्थ उनके कोर्सेज को देखिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर कॉलेज डिसाइड करिए. जरूरी नहीं है कि जो रैंकिंग में अच्छा है वो कॉलेज में ही आपको पढ़ना हो. अगर हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट हो या फिर उस चीज को आपको सीखना हो, तो जो भी चीज वहाँ उस पर्टिकुलर कॉलेज में अच्छी होगी आप उसको प्रेफर करिए रेदर देन किसी भी कॉलेज की रैंकिंग के अलावा. एक क्वेश्चन और है, क्या सर टाइम सफिशिएंट रहता है क्या आपटी को सॉल्व करने के लिए? एक्चुअली पेपर ऐसा रहता है कि टाइम सफिशिएंट नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिस से कुछ भी बीट कर सकते हैं. बट हाँ, इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा जितना जनरल एक आप देखोगे, जितने भी बच्चे एग्जाम में अपेयर करेंगे तो सबके लिए ऑलमोस्ट उतना ही टाइम रहेगा, उतने ही क्वेश्चन सबके बचे होंगे, एवरेज उतना ही रहेगा सबके लिए. तो आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम भी मैटर करता है क्या आपका? हाँ, अगर इंटरव्यू होता है तो रेज्यूमे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपना. अभी प्रिपेयर करना आई डोंट नो उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं. अभी तो एग्जाम पे ही फोकस कर सकते हो. एग्जाम और इंटरव्यू के बीच में टाइम इनफ मिलता है कि आप उसमें अपना एक रेज्यूमे बना लो. तो अगर जरूरत पड़ी, अगर इंटरव्यूज हो रहे होंगे, तो मैं रेज्यूमे के लिए भी गाइडेंस दे दूंगा. ओके. तो उसके लिए तो बाद में हम लोग गाइडेंस ले लेंगे और दे भी देंगे इनको. बिल्कुल. सर आप कोई मॉक टेस्ट देते थे क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए? नहीं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था. अ, मैं थॉरली बस नोट्स ही पढ़ता था. उसके अलावा बस थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था. इसके अलावा मैंने कुछ अलग से नहीं किया था. एक क्वेश्चन का है कि सर कॉलेज टाइम में जब आप बीटेक में कर रहे थे बीआईटी से, तो उस टाइम में क्या आपने इंटर्नशिप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में किया था क्या आपने? मैंने नहीं किया था, मतलब मैंने अवॉइड किया था कि मैं इंटर्नशिप वगैरह के चक्कर में ना फंसूं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी गैप हो जाता तो एग्जाम्स के प्रिपरेशन में इफेक्ट होता. एंड मेरा उस टाइम पे प्रिपरेशन थर्ड और फोर्थ ईयर में काफी अच्छा चल रहा था, रेगुलर स्टडीज. ये बहुत कंफ्यूजन है यहाँ के बच्चों को. इनको लगता है इंटर्नशिप करने का उनको सीधा 20 लाख की जॉब लग जाएगी. कुछ नहीं लगेगा, सच्चाई यही है. क्या सचिन तुम्हारा जॉब नहीं लगा था कॉलेज में? कॉलेज में लग गया था सर जॉब. किस कंपनी में लगा था आपका जॉब? कैपजेमिनी में. अब तुमको क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा ये लोग ना, लिखना पढ़ना तो है नहीं इनको, सिर्फ बहानेबाजी चाहिए. ठीक है. इनको क्या लगता है जो गेट की तैयारी कर रहा है वो बेरोजगार हो जाता है, उसको जॉब ही नहीं लगता है. सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं तुम्हारे साथ में, कौन बहुत से लोग थे ना, गौरव था, बहुत सारे लोग. अमन था, सोनिया थी, क्या इन सबका जॉब कॉलेज में नहीं लगा था? मेघना का नहीं, जॉब, सबका लग गया था जॉब, लगभग लगभग सारे सबका बच्चों लग गया. का, जितने बच्चे बीआईटी के आते हैं सबका जॉब लग गया था कॉलेज में, प्लेसमेंट. लेकिन आज वो सब गेट करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर किसी का पैकेज 20 लाख से नीचे नहीं है. भिखारी की जिंदगी जीना है तो ये सब में फंसो, और सही लाइफ जीना है तो ढंग से मेहनत करो, दिमाग में कंफ्यूजन मत रखो. ठीक है, थोड़ा रफ बोल दिया मैंने, सॉरी. आगे चलते हैं. जी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर कि पेपर का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? बेटा आ जाएगा सर, 28 तारीख को हमको लगता है इसी मंथ में आ जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन और है कि सर व्हाट अबाउट द इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथ्स का क्या रहता है यहाँ पर? मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा. कैलकुलस आप देख सकते हो, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की उसमें भी जरूरत नहीं है. कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और इनका यूज ही आगे जाके, हाँ, लीनियर अलजेब्रा हो गया, इन सब के आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने हैं. आई थिंक क्लासेस में ये सब चीजें सारी कवर हो चुकी है ऑलरेडी, तो अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो इनफ है. एंड जो लोग
एडिशनली ज्वाइन किया जिनके पास गेट के नोट्स नहीं है, उनके लिए ये प्रेफर करूंगा कि आप किसी भी लाइक चैनल से जाके ये सब चीजें बेसिक सीख सकते हैं। बेसिक बेसिक ही आपको देखना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है। प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही देखिए, बाकी जगह भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आप फोकस डिस्क्रीट करिए। मैथमेटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे भी उसकी इंपॉर्टेंस है। तो सेट रिलेशंस, फंक्शंस, ये सबसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ये सीएस वाले सेक्शन में ही आएगा। या बस उतना ही है सर उसमें। एक का क्वेश्चन है कि जैसे सर गेट के सारे कॉलेज में एमटेक कर सकते हैं, तो क्या ट्रिपल आईटी हैदरा एग्जाम से बाकी ट्रिपल आईटी टारगेट कर सकते? नहीं बेटा, ट्रिपल आईटी सिर्फ हैदराबाद का ही आप दे पाएंगे, अदर ट्रिपल आईटीज में नहीं जा सकते। हर कॉलेज का अलग अलग मतलब कंडीशन है, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम तो सिर्फ ट्रिपल आईटी के लिए रहेगा, हैदराबाद के लिए रहेगा, राइट। उसमें कहीं और नहीं जा सकते आप। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डीएमएस के बारे में बताएं सर प्लीज। तो आपने इसका तो एक्सप्लेन कर ही दिया आपने। जी। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि बच्चों का कि सर हर साल कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस होते हैं? परसेंट तो 100% ही रहा है अभी तक। लाइक और ये सब कंफ्यूजन मत रखो, आप पहले अपने आप को काबिल बनाओ वहां तक पहुंचने के लिए। राइट। और जैसा मैं बताया कि प्लेसमेंट जो है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। कॉलेज का फायदा ये मिलेगा कि आप उतने स्किल्ड हो जाओगे और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जैसे कि अभी आप जिस भी कॉलेज में हो उसमें नंबर ऑफ कंपनीज जो आ रही होंगी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं वो काफी डिफरेंस हो सकता है। लाइक हमारे टाइम पे अराउंड 124 कंपनीज ने रजिस्टर किया था एंड विद इन 15 डेज ऑलमोस्ट सब बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। लाइक सब बच्चों का मतलब ये है कि इवन बीटेक प्लस एमटेक दोनों हाँ, ये भी ब्रांच एक में। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर बीटेक वालों ज्यादा अच्छा कर ले जाते हैं, एमटेक वाले उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में मतलब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। आ, एक्चुअली ना कि लोग अपना काम करने के बजाय ना एक्स्ट्रा माइंड बहुत ज्यादा लगाते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग फेलियर हो जाते हैं। तो यदि आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो दिमाग नहीं लगाना है, पहले वहां तक पहुंचो उसके बाद दिमाग लगाओ भाई। ठीक है, तो क्या बोलना चाहोगे आप तो क्या फील किए वहां पे जाके? ऐसा आपको फील हुआ कि वहाँ पे बीटेक के बच्चे मतलब उनके सामने आप लोग कुछ नहीं कर पाए? मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा रहती हैं सर कि ये देखने का टाइम ही नहीं रहेगा कि कौन अपियर कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन बीटेक का है कौन एमटेक का है। एंड सेकंड ये है कि एमटेक के बच्चे भी उतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं जितना बीटेक के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मिथ है कि प्लेसमेंट के टाइम पे केवल बीटेक वाले बच्चे ही ज्यादा अच्छा पैकेज ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो केवल बीटेक के लिए प्रेफर करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी होंगी जो केवल एमटेक को प्रेफर करेंगी। तो दोनों तरफ में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1 ईयर में कितनी बार ट्रिपल आई टी एच का एग्जाम होता है? एक ही बार होता एक है। ही बार होता है। फीस के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इफ बी नॉट फुली कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट इट इज ओके, क्या ये सही है? इनका मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो क्या ये ओके है बोल रहे हैं ऐसा कुछ? तो सब्जेक्ट तो कंप्लीट करें, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, तो अच्छे से जी। किया। मेरे हिसाब से अभी से सब्जेक्ट छोड़ने का आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं बताया कि पैटर्न फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे मैंने बताया कि एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन केवल लॉजिकल रीजनिंग से थे। तो जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दिया होगा कि भाई इम्पोर्टेंट है नहीं है, जो भी सोच सोच समझ के, उनको बहुत नुकसान हुआ होगा। मतलब उनके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे। अटेम्प्ट तो सबने सब किया होगा बट क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हुए होंगे। और सही है। मेरे को इस चीज का एडवांटेज मिला था क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो जब वो क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करके अगले क्वेश्चंस पे जा पा रहा था। और मेरे को खुद रियलाइज हुआ कि एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आ गए। तो कहीं ना कहीं मुझे एप्टीट्यूड में बहुत बढ़िया एडवांटेज मिला था इस चीज का। एक का है क्वेश्चन यार, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की फीस बहुत ज्यादा है, तो कैसे फीस का मैनेज करते हैं? स्टाइपेंड कितना मिलता है? ट्यूशन फीस? ये तो मैंने ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि यार फीस इतनी ज्यादा नहीं है, जिस उसमें जॉब लग रही है। दूसरा, आप नीडी हो तो कॉलेज आपको ऑलरेडी वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो पहला स्टेप है एग्जाम निकालना, बाकी चीजें बाद में सोचना। और सर स्टाइपेंड के लिए स्पेसिफिकली बोलना था कि गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, क्योंकि स्टाइपेंड एमएचआरडी से आती है। तो वो गेट का क्वालिफिकेशन जरूरी है उसके लिए। जी जी जी।
अच्छा, जो इसका एग्जाम रहता है सेंटर, हमको लगता है तो हमारा सेंटर तो भिलाई में रहा होगा, हर जगह हाँ रहता सर, है, स्टेट में रहता है ना इसका सेंटर तो। हाँ, हाँ। अ, मुझे सेंटर का नाम याद नहीं है, बट जो गेट का सेंटर था वही इसका ट्रिपल आईटीएच का भी सेंटर था हमारा। भिलाई 3 में, अपना तो भिलाई 3 में रहता है। हाँ, भिलाई 3 में। यस। वाज एवरीवन फ्रॉम योर बैच प्लेस? इनको कंफ्यूजन है कि आपके बैच वाले थोड़ा बेरोजगार तो नहीं है, बता दीजिए। को जॉब लग गई है भाई, नहीं लगी है? कुछ भी पूछ तो यार, इतने बड़े कॉलेज में 101% बता रहा है बंदा, प्लेसमेंट है, ठीक है, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, सीधी सी बात। सर को याद होगा कि प्लेसमेंट जब हो रहे थे उस टाइम में भिलाई में ही था, सर के साथ ही था। तो सर को तो पूरा पता है कि प्लेसमेंट का स्टेट्स क्या है वहाँ का। बिल्कुल स्टेपन मिलता है। 2 साल का कोर्स है बेटा, 3 साल का? कोई पूछा सर 3 साल का कोर्स है क्या? नहीं, नहीं, ये 2 साल का है। एमटेक यूजुअली 2 साल का ही होता है। इन केस अगर आप कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ में लगे हैं, तो वो एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, एक और ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपको रिसर्च में जाना हो, आपको इंटरेस्ट है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो 1 सेमेस्टर के बाद में आप जो है एमटेक से एमएस में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। हाँ, एक बंदा बोल रहा है कि सर भैया यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट आता है। बेटा इस साल ना सब बोल रहे थे ना, आईआईटी कानपुर का पेपर सबसे ज्यादा टफ आएगा गेट में, आया क्या? यूट्यूब में 90% लोग सिर्फ फॉल्स न्यूज देते हैं, ये भी बता दूं आपको, सिर्फ 10% लोग रहे हैं जो सही न्यूज आपको देंगे। इसलिए ज्यादा आप यूट्यूब पे मत भटकिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। आप क्या बोलना चाहते हो सचिन इस पर? सर यही है कि यूट्यूब में डंप बहुत है आजकल, आज के टाइम पे, लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे तो टफ नहीं लगेगा। बिल्कुल अब सही। वो जो भी वो बोल रहे हैं एजम्पशन है, सबका एजम्पशन ही है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि कोई नेगेटिव फीडबैक को अपने थॉट में ले। प्रिपरेशन पॉसिबल है, लोगों ने निकाला एग्जाम और आगे भी निकालते रहेंगे। आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, आपकी भी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ये बिल्कुल कोई नहीं बता सकता आगे कि कब आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट आप जो है अपने तरफ से बेस्ट देंगे, अपने आप पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी ना, पढ़ाई तो हर जगह काम आएगी आपको। चलो ट्रिपल आईटी नहीं निकलेगा तो बार्क निकाल लोगे, बार्क नहीं निकला डीआरडीओ निकाल लोगे, डीआरडीओ नहीं तो इसरो नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, ये तो गारंटी है। बिल्कुल। आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं और सही लगन से मेहनत किए हैं और सच्चे मन से किए हैं तो पॉसिबल है। लेकिन आप यूट्यूब का भूत लेके घूम रहे हैं तो घूमते रहिए, फिर तो मुश्किल जाएगा फिर। एक और चीज ये है कि सर, लाइक आजकल हमें आदत होती है कि हम 10 जगह से वीडियोस देख रहे हैं, 10 जगह से पढ़ाई कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं करना है। आप एक सोर्स को ट्रस्ट करिए और उसी को फॉलो करिए। जो आपको बेस्ट लगता है वही अच्छा रहेगा। सच्ची में आज आपको बताओ, मैं अभी ना 4-5 दिन से ऐसे मुझे बच्चे फोन कर रहे हैं जो यूट्यूब में देख के एडमिशन लिए थे, 40-40 हजार रुपए फीस दिए थे, बेचारों अभी सब फेल हो रहे हैं लाइन से, और अभी आके मेरे को बोलते हैं सर मुझे अब आपके पास पढ़ना है। ठीक। यस। तो बच्चों दिखा जो दिखता है ना, जैसे वो होता है ना, मूवी होती है ना, मूवी मूवी यदि आप उसकी एक्चुअल शूटिंग देख लो ना, मूवी देखोगे ही नहीं आप। ठीक है, एक्चुअल शूटिंग आप देख लोगे तो पर्दे पे चीजें अच्छी दिखती है लेकिन पीछे बैकग्राउंड में चीजें उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप जहाँ पे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर्स जिनका मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, पहले से रिजल्ट आ रहा है, उन पे ज्यादा ट्रस्ट करिए। आप नए नए लोगों पे ट्रस्ट करेंगे तो फिर भगवान मालिक है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि ईयर ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो एमटेक में प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती मेरे हिसाब से, और अच्छा ही है तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो। आप क्या बोलना चाहते हो? बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस काम आता है। आप जब रेज्यूमे में उस चीज को मेंशन करेंगे तो इंटरव्यूअर्स डेफिनेटली उससे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आपको उस टाइम पे जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका आपको थॉरली प्रिपेयर करके उनको प्रेजेंट करना होगा, तो वो बिल्कुल। काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर, सर प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए? ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। जैसे यहाँ पर अपने भिलाई के बच्चे अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है सी कर लिए, C++ के वेब डिजाइनिंग कर ले, फिर जावा कर ले, यही लैंग्वेज है। तो तुमने कितनी लैंग्वेज की थी अपने कॉलेज के टाइम में, सही तरीके से बताना। आज तो तुम मैथ्स में अच्छी जॉब कर रहे हो और मैं सर तुम्हारा भी। उस टाइम का भी बताऊंगा और अभी का भी बता देता हूँ। उस टाइम भी मैंने सी और सी प्लस प्लस पे ही ध्यान दिया था, और अभी भी जो मेरा मैथवर्क्स में काम है वो सी और सी प्लस प्लस में ही है। मैं अपने काम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप कहीं लैंग्वेज में पीछे छूट रहे हो। सो बेसिकली मेरा काम है ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिमुलेशंस को लेकर, जो फ्यूचर में या फिर अभी करंटली टेस्ला वगैरह की कार्स आप देखते हो, ड्राइवरलेस कार्स जो बन रही हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो उसी के ऊपर है।
एंड उसका सिमुलेशन बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर्स पे सिमुलेट करते हैं, एंड देन फिर वो टेस्टिंग होती है उसकी, एंड देन फिर कोई कंपनी, कार ऑटोमोबाइल्स की कंपनी होगी, वो उसको एक्वायर करती है, लाइक टेस्टिंग मॉड्यूल को एक्वायर करती है, एंड वो अपने कार या फीचर्स में इम्प्लीमेंट करती है। तो और ये जो काम है ये पूरा सी प्लस प्लस में ही हो रहा है। इसके जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो सी प्लस प्लस में है। एंड सो एक रफ आइडिया ये है कि मतलब आपको बहुत बेनिफिट होगा ये एक लैंग्वेज पे अगर आप स्टिक रहेंगे तो। मेरा अभी भी काम सी प्लस प्लस पे ही चल रहा है, तो कुछ अलग से मुझे अलग कोई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ी। एंड सेकंड ये कि एमटेक में जब आप जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेज के आप बेसिस पे आपको ऐसे असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए मैं ये लैंग्वेज में बनाऊँ तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इस पर्टिकुलर, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सीखने को। कुछ बच्चों क्या होता है ना, बच्चे डर जाते हैं, कड़ी मेहनत से डर जाते हैं कि यार अब फिर कौन सा गेट पढ़ेगा आदमी, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं ना, कि उनको लगता है सब करने से हमको बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जॉब लग जाएगी 4-5 लाख की, लेकिन आगे ग्रोथ थोड़ा सा मुश्किल रहती है, वो तो बाद में पता चलता है लोगों को। ये क्वेश्चन है कि अंजलि का कि हाउ मच गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर स्टेपन इन ट्रिपल आई टी एच, ओनली क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। सिर्फ क्वालिफाइड है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा 100%, मार्क्स की जरूरत नहीं है इसमें, क्वालिफाई होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एमटेक में सर्वाइवल के लिए, मतलब इनका लग रहा है किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एमटेक में सर्वाइव करने के लिए क्या हमको पहले से करके जाना चाहिए। अगर आपका एग्जाम निकल जा रहा है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है, तो एक गैप रहता है एडमिशन से पहले, कोर्सेज स्टार्ट होने से पहले आपको एक 2-3 मंथ का गैप मिलेगा। तो उसमें आप अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं। जितना आप पहले पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना आपको एंट्री लेने के बाद वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक चीज जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो है प्लेसमेंट्स की। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स में डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आता है क्या? नहीं, मतलब हमारे टाइम पे नहीं आया था ऐसा क्वेश्चंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस मतलब नहीं थे उसमें। अच्छा, ये बताओ कि एग्जाम के टाइम में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, डर जाते हैं एग्जाम में, मतलब प्रिपरेशन अच्छी रहती है बच्चों की, लेकिन जी एग्जाम के टाइम में होता है ना घबराहट हो जाती है, तो उस चक्कर में भी गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? जी। सो लाइक एग्जाम में आप सबसे पहले तो टाइम से थोड़ा जल्दी पहुंचिए। हाँ, एक चीज ये भी बतानी थी कि जैसे पैटर्न हमेशा चेंज होता है पेपर का, तो इतना इनफ टाइम आपके पास रहना चाहिए कि आप सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ के समझ समझ चुके होगे कि पेपर का पैटर्न क्या है। सेकेंडली 10-15 मिनट थोड़ा पहले पहुंच के अपनी सीट में बैठ के लाइक थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे तो वो काम कर जाता है। लाइक अगर आप कुछ भी थोड़ी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम के टाइम में तो पैनिक हो जाता है कि ये हो गया वो हो गया करके। तो अपनी सारी चीजें प्रिपेयर्ड रखनी है, लाइक एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो अपने पास प्रिपेयर्ड रखना है एक दिन पहले ही। एंड एग्जाम में एकदम टाइम से पहुंचना है, और वहां पे आपको इतना टाइम देना है कि आप रिलैक्स हो सको। अगर आपको पैनिक हो रहा है तो 10 मिनट भी अगर आप शांति से बैठ जाएंगे वहां पे, थोड़ा माहौल को एडजस्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या गेट एग्जाम के थ्रू भी ट्रिपल आई टी हैदराबाद में एग्जाम एडमिशन होता है? गेट के थ्रू नहीं होता सर, गेट के थ्रू तो उनका तो सेपरेट एग्जाम ही है पूरा। सेपरेट एग्जाम है। हाँ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, 12,400 मिलेगा भाई, पर मंथ मिलेगा यदि आप गेट क्वालिफाई है तो। डीएमएस के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक ग्राफ थ्योरी एंड सो ऑन, डीएमएस बिल्कुल। जितने आपके 4-5 पार्ट हैं, क्या वो सभी करने हैं कि उसमें से कुछ छोड़ सकते हैं? मतलब करना तो सब पड़ेगा सर, मतलब कोई ऑप्शंस ऐसे नहीं है, क्योंकि कहाँ से वो पूछ देंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे बताया सेट रिलेशंस वगैरह हो गया, ग्राफ थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, एंड फंक्शंस हो गए, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो अगर उन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेंशन किया है तो वो सारे सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो एटलीस्ट उसका बेसिक देख लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया और अगर वो इजी रहा तो बन जाएगा, नहीं तो एक आध दो क्वेश्चन छोड़ने में कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, क्या ये बता सकते हो कि एप्टीट्यूड कितना परसेंट सही होना चाहिए सेकंड पेपर के लिए? इसका तो आइडिया नहीं है सर मुझे। लाइक मैं कोई रॉन्ग फिगर नहीं देना चाहता इसके लिए, क्योंकि अब मैंने भी जब अपने टाइम पे जब पेपर दिया था तो बस ये था कि बस ज्यादा से ज्यादा सही करना है मुझे, तो कट ऑफ का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है।
एक क्वेश्चन और है निखिल का कि सर प्लेसमेंट में एमटेक का कोर्स से पूछते हैं कि गेट के सब्जेक्ट से होते हैं, तो ओके, placement का जो होता है तो कहाँ से रहता है? सो प्लेसमेंट के टाइम पे रिज्यूमे में आप जो मेंशन करेंगे उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। अलोंग विद लाइक 2 साल जो आप एमटेक में देंगे उसमें आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके होंगे जिसको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे। एंड आप बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करोगे जो आप रेज्यूमे में मेंशन करोगे। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके रेज्यूमे के बेसिस पे होंगे, मतलब जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हाँ मैं ये सब चीजें सीखा हूँ, मैंने ये सब चीजें करी है, उसी से क्वेश्चंस होंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसमें ना डालें और बढ़ा चढ़ा के कुछ भी ना डालें, क्योंकि वो आपको बैकफायर कर सकता है। हम्म। अच्छा, पहले ना, बहुत पहले, अभी तो नहीं होता है, पहले अगर मैं पहले पुराने बच्चों को देखता हूँ ना, तो कुछ बच्चों को रिकमेंडेशन लेटर मांगते थे पहले, तो क्या अभी भी वो लेटर लगता है क्या, कुछ ऐसा? अभी तो नहीं लगता सर। मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि जैसे हम किसी प्रोफेसर के अंडर में कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं हम्म। तो आई थिंक उस केस में लग सकता है, बिकॉज हम्म। जो भी टाइम पीरियड होता है रिसर्च का वो प्रोफेसर बता देंगे आपको कि कितना टाइम पीरियड के अंदर ये रिसर्च हो जाना चाहिए। अगर वो अराउंड प्लेसमेंट्स में फॉल हो रहा है, अगर आपका प्लेसमेंट बीच में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मुझे कुछ टाइम प्लेसमेंट के लिए चाहिए, एंड देन फिर मैं अपना वर्क कंटिन्यू कर लूंगा। तो अच्छा, क्या किसी का गैप ईयर है तो क्या मैटर करता है प्लेसमेंट में? बिल्कुल नहीं मैटर करेगा, टोटली आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन के ऊपर मैटर करेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, आपकी स्किल लेवल क्या है। तो अगर आपका 1 साल 2 साल भी गैप है तो वहां पे वो मैटर नहीं करने वाला है। अगर आप स्किल्ड हो, आपने प्लेसमेंट के लिए जो भी कंपनी एग्जाम्स कंडक्ट करती है वो आपने निकाला है, इंटरव्यू में आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो इस गैप के बारे में पूछेंगे भी नहीं। अच्छा, ट्रिपल आईटी में लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप मैंडेटरी है क्या? नहीं, एक्चुअली ट्रिपल आईटी में इंटर्नशिप अलाउड नहीं है एमटेक में। तो कॉलेज का अलग अलग रहता है। हाँ, हर कॉलेज का अलग-अलग है, तो हमारे टाइम पे भी अलाउड नहीं थी। हमने ये पूछा था कि क्यों अलाउड नहीं है, तो उसका भी उन्होंने बहुत सॉलिड रीज़न ये दिया था कि इंटर्नशिप के कारण बच्चों का जो मन है वो मनी माइंडेड हो जाता है और वो लर्निंग पे कम फोकस कर पाते हैं। तो ट्रिपल आईटीएच का जो कल्चर है वो रिसर्च ओरिएंटेड काफ़ी है, वहाँ पे बीटेक से ही बच्चों को रिसर्च में घुसा दिया जाता है। तो इस कारण से क्या है कि वहाँ का एनवायरनमेंट खराब नहीं करने के लिए वो लोग इंटर्नशिप अलाउ नहीं करते हैं। तो ओके, अगर ओके। आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है तो आप किसी प्रोफेसर के अंडर में कोई एक रिसर्च वर्क में इंक्लूड हो सकते हैं, जो 2 से 3 महीने या 5 से 6 महीने का होता होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा। ओके, एमसीए स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम? एमसीए भी अपीयर कर सकते हैं, हाँ सर। दूसरी ब्रांच का जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, वो भी दे सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ना, ये फाउंडेशन नहीं है ना इस पे तो? नहीं, फाउंडेशन नहीं। अच्छा, कॉलेज में जो सीजीपीए वगैरह होता है वो मैटर करता है? कॉलेज में सीजीपीए बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जो सीजीपीए है वो आपका केवल बीटेक एंड का, सेमेस्टर। बीटेक का, बीटेक का। अच्छा, सॉरी, सॉरी। बीटेक का सीजीपीए नहीं मैटर करेगा उतना। अ, आप बस एग्जाम निकाल लो, अगर इंटरव्यू होता है तो वो निकालो, दैट विल बी इनफ। हम्म। अच्छा, 100% फीस मिल जाता है क्या, लोन मिल जाता है? 100% या 60-70% मिलता है? क्या चीज़ पे सर? जो लोन लेते हैं बच्चे लोग, एजुकेशन लोन। लोन का क्राइटेरिया बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। सो जिस बैंक में मैंने बात करी थी उसमें उन्होंने 90% कवर करने के लिए कहा था। ओके, ओके, ओके। कितनी बार एग्जाम ट्रिपल आईटी का दे सकते हैं? 1000 बार दे सकते हो, जितनी मन के उतनी बार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एमटेक में, हाँ, एमटेक में क्या सिर्फ कोर ही पढ़ाया जाता है कि कोडिंग वगैरह भी पढ़ाते हैं? सो ये बता सकता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा उसमें आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं अपने जो बीटेक में भी पढ़ते हैं, डीएसए हो गया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी एक रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स करके। तो ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए होते हैं। डीएसए के थ्रू आप जो है अपने एल्गोरिदम्स वगैरह के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से और इनहेंस कर सकते हो, उसमें कोडिंग में घुस सकते हो। और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जैसे सब्जेक्ट्स हो गए उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। लाइक उस सेमेस्टर में मैंने पाइथन भी सीखा था, थोड़ा बेसिक्स ऑफ जावा भी सीखा था, और फिर लाइक पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज को यूज करना सीखा था। तो काफी कुछ एक सेमेस्टर में वो पूरा कवर हो जाता है।
एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कैसा रहता है। वो तो आपने बता ही दिया कि सिंपल ही रहता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको करना है तो गीक्स और गीक्स में जो मैथमेटिक्स वाले जो पार्ट होता है, मैं उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ चुनिंदा 20 से 25 क्वेश्चन है, वो अगर लगा दे रहे हैं, मतलब अगर लगा रहे हैं तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, आप मुझे शेयर कर देना जो भी इंफॉर्मेशन है या पुराने पेपर्स है या क्वेश्चन है, तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, तो मैं अपने बच्चों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा मैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट है पीजी एग्जाम का। देखो एग्जाम जो होगा इस मंथ के लास्ट तक का फॉर्म आ जाना चाहिए, तो वेट करो, आ जाएगा, तैयारी लेकिन करते रहो आप लोग। इनका बोल रहा है कि क्या प्रोग्राम किस लैंग्वेज में सीख कर लिखना है, ये रिस्ट्रिक्शन होता है। अच्छा हाँ, ये एक हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ये 2021 में जब आया था पहली बार तो उसमें केवल सी लैंग्वेज अलाउड था, जो अच्छा गेट में भी पढ़ाया जाता है, तो गेट के प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है। सी प्लस प्लस भी आई थिंक नहीं था उसमें, जितना मुझे पता है। तो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा कि सी और सी प्लस प्लस पे ही फोकस करिए, वो सेफ ऑप्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन गेट की तरह होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल या सिर्फ थ्योरी होती है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब अगर वो आएंगे भी तो न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, वो आपको एमसीक्यूज ही रहेंगे। तो लाइक ऑप्शन रहेगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किस लेवल के रहते हैं। वो भी बेसिक लेवल के ही रहेंगे, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे जहां से भी, लाइक गेट का प्रीवियस लगा लीजिए, पीएनसी का, तो वो सफिशिएंट है। काफी सारे क्वेश्चन हैं इनफैक्ट गेट के प्रीवियस क्वेश्चन में, तो अगर वो लगा रहे हैं तो काफी होगा। अच्छा, जैसे फर्स्ट पेपर एफटी का क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड क्या चेक होगा। नहीं सर, दोनों का जो कट ऑफ है वो क्लियर होना जरूरी है, देन फिर डिसाइड होता है फाइनल कट ऑफ। अच्छा, इंटरव्यू के लिए एक सब्जेक्ट ही पूछते हैं कि कुछ और स्टाफ पूछते हैं। इंटरव्यू हमारे टाइम से बंद हो गया था, तो स्पेसिफिकली मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट आदित्य सर ने जो है वो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे सर इस मामले में। और तो बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम निकालो, इंटरव्यू लिए हम लोग बाद में फिर से एक बार गूगल मतलब मीट कर लेंगे कोई। करा सकते हैं जी। अच्छा, इसमें भी जैसे गेट में एमएसक्यू क्वेश्चन आता है, ये सब इसमें तो नहीं आता ना, इसमें तो सब एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यूज, हाँ अभी तक केवल एमसीक्यूज आए हैं, पर वही है पैटर्न, आपको इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली पढ़ने हैं, मिस नहीं करना है। ज्योमेट्री और मेजरमेंट वगैरह से भी क्वेश्चन आता है क्या इसमें गेट में, मतलब। ज्योमेट्री और मेजरमेंट के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे थे, तो लाइक आप देख सकते हो, ये वही जो मैंने बताया 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो उसके, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी होगा वो। एमसीए स्टूडेंट एडमिशन, हाँ बिल्कुल, एमसीए स्टूडेंट भी दे सकता है, दूसरी ब्रांच के बच्चे भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों कोई नया क्वेश्चन आप लोगों को, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। आदान ना तुम पढ़ाई करो, तुम ना बकवास कर रहे हो, पैकेज पूछोगे, पैसा भी पूछोगे, राइट। मैथ्स वर्क में काम कर रहा है, प्रोडक्ट वर्क में काम कर रहा है, सब चीजें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फालतू वाले क्वेश्चन मत पूछा करो, चमनगिरी करते हो तुम लोग, लिखाई पढ़ाई करना है नहीं, नालायक कहीं के, ठीक है। बड़े नालायक है ये सब, पढ़ते लिखते नहीं, पता है ये लोग। ये सही क्या करते हैं, कहीं पाइथन सीखने भाग जाते हैं, कभी जावा सीखने भाग जाते हैं, और गेट की पढ़ाई नहीं करते हैं। इनको लगता है पाइथन सीख के माइक्रोसॉफ्ट वाला इनको बुलाएगा। पढ़ाई करो घर में बैठ के चुपचाप, ठीक है, पैकेज नहीं बताते हैं। ठीक है, चलो एमटेक की फीस ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है, एमटेक की फीस ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि लगभग 8 से 10 लाख के आसपास उन्होंने बताया है। 8 लाख लेके चलो आप मिनिमम, ठीक है। एक क्वेश्चन इनका है सर, एनी फेवरेट टॉपिक इन aptitude which are repeated all year are asked in many numbers। नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैंने भी एक ही बार दिया है, तो मैं अपने ईयर के बेसिस पे आपको बताया, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दूसरे ईयर्स की मिली है वो भी मैंने बता दी है। तो ये तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि कोई एक टॉपिक है जो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो जो रिपीट होता है, ऐसा मेरे हिसाब से एक मुश्किल है थोड़ा। बच्चे का डाउट है कि सर गेट जो अपना इसका क्या बोलते हैं ट्रिपल आई इंग्लिश। एग्जाम है, हाँ, इसमें कैट लेवल का एप्टीट्यूड आता है क्या। नहीं बिल्कुल नहीं, उस लेवल तक जाना भी नहीं है। जाना भी नहीं भाई, फेल हो जाएगा। हाँ, इजी। वही मैंने बोला, किसी भी टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाके नहीं घुसना है, सबके हाँ बेसिक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। हाँ, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। इस एमसीए वाले एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एलिजिबल है, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो।
हाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली का भी कराएंगे बेटा, चिंता मत करो। सभी को बेनिफिट मिला होगा। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को सेशन आज का? स्टैटिक्स भी आता है क्या? जी सर, आ सकता है उससे क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे आ सकता है। ओके 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 ओके। एनी कोर्स लॉन्चिंग बेटा उसको बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ आप, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी हम अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं है, उस सब बात की बात है, ठीक है। तो सचिन बहुत अच्छा लगा, अब आपने 1 घंटे ना बहुत बांध के रखा बच्चों को, मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया, पता है आज के डिस्कशन से, और बहुत बेनिफिट मिला होगा बच्चों को। तो होप सो आपको बहुत बेनिफिट मिले, मोटिवेशन भी मिले और काफी लोग इस बार एग्जाम निकालो। एक बार शॉर्टकट में ना जितनी डिस्कशन हुए हैं ना, एक शॉर्टकट में मतलब डिस्क्राइब कर दो बस। बिल्कुल। सो स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। तो 90 मिनट्स के 2 पेपर होंगे, जनरल एप्टीट्यूड और अपना सीएस का पेपर। एंड जो जनरल एप्टीट्यूड में जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक एप्टीट्यूड्स हो गए, और नॉन वर्बल से नहीं आता वहाँ उसमें, तो पैटर्न क्वेश्चंस हो गए, उसको भी आप फोकस कर सकते हो। सीएस के सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस में मैंने बताया, डीईएलटी, सीओए, सीएन, लाइक टीओसी और सीडी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक बार थॉरो करना है। नोट्स पे ध्यान दो। नोट्स अगर आप सीएस के सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली अगर आप नोट्स के क्वेश्चन बना रहे हो, जो अपने आई गेट के नोट्स हैं, तो अगर आप उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो मोर देन इनफ है। आपको अलग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आपको जरूरत है आप उसमें डेफिनेटली ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, तो आप उसमें प्रैक्टिस करो। बुकलेट का मैंने बताया कि सर का बुकलेट जो है उसमें बेसिक क्वेश्चंस के भंडार पड़े हुए हैं, तो आप अगर उस पर्टिकुलर बुकलेट को भी सॉल्व करोगे तो वो सब्जेक्ट में आपका इनफ होगा प्रिपरेशन के लिए। एंड एग्जाम से रिलेटेड जो बताया कि 10 से 15 मिनट पहले अपने आप को उस सीट पे बैठा लो एंड देन रिलैक्स होने की कोशिश करो। हाँ, ये भी है कि अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे तो स्किम थ्रू करके क्वेश्चंस बस दूसरे दूसरे देखते जाओ। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन नहीं बना, अगला नहीं बना तो फिर हम पैनिक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो इसीलिए आते हैं ताकि आप जो अपना प्रेशर है वो उसको मेंटेन कर सको। एंड देन फिर जब इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप सारे क्वेश्चन से बनाने लग जाओगे। सचिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन पता नहीं मैं भूल गया हूँ। ठीक है, हाँ मैं ये बोलने वाला था तुमसे कि क्या आप मुझे एक छोटे से पेज में लिख के बनाए, मतलब जो सिलेबस है थोड़ा सा जो आपको आइडिया है वो जी व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं अपने स्टूडेंट को शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, एक समरी जो मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। हाँ, हाँ एक समरी थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो बेनिफिट और मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सचिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इस बार भी आपको आई गेट में कुछ क्लासेस लेनी है तो जी आपको बताऊंगा जैसा भी होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। आगे हम लोग जी प्लान करते हैं जिससे बच्चों का और भला हो, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आता है क्या, एक क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन जो है वो मतलब आया था हमारे टाइम पे, बट वो मतलब एक क्वेश्चन के लिए मेरे को नहीं लगता वो सिग्निफिकेंस आप दो सब्जेक्ट को। बाकी हाँ, बेसिक्स तो सबके देख ही सकते हो। लाइक जो एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ के चल जाओ। उसके अलावा बहुत ज्यादा मतलब आपके पास में ऑलरेडी बहुत भंडार है जिसको आपको कवर अप करना है, तो आप उस चीज को अभी मेरे हिसाब से छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन है कि सीएन और सीओ में कितने क्वेश्चन आते होंगे? ये बताना मुश्किल है मतलब ठीक ये है। वेरी करेगा। हाँ चंदा जी, मैं ना सचिन को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तुम जो भी क्वेश्चन पूछना होगा ग्रुप से पूछ लेना, ठीक है। सचिन को भी मैंने ऐड नहीं किया 24 वाले ग्रुप में, तो ऐड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज अपडेट एग्जाम एप्लीकेशन, हाँ आएगा, बिल्कुल बताएंगे बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, एंजॉय करो और पढ़ाई, गुड नाइट एवरीवन। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। चले, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू।